श्यामलाल जी की उम्र लगभग 68 साल की थी और उनकी पत्नी कमला देवी 64 की। दोनों ने जीवन भर मेहनत की थी। एक छोटे से कस्बे में उन्होंने अपने दम पर घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी जिंदगी दी। बेटा विक्रम पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा और फिर उसकी शादी राधिका नाम की लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे बहू राधिका का असली चेहरा सामने आने लगा। राधिका पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने विक्रम को यह बात कई बार समझाई कि मुझे अकेले रहना है, इन बूढ़ों के साथ नहीं। विक्रम अपने माँ पापा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन राधिका की बातों में आकर वह धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन कमला देवी ने राधिका से कहा, बेटी, आज खाने में दाल थोड़ी कम बनी है क्या? राधिका ने ताना मारा, तो क्या हुआ, थोड़ा कम खा लीजिए, अब तो वैसे भी ज्यादा खाना नहीं चाहिए आपको इस उम्र में। श्यामलाल जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ झलक रहा था। अगले कुछ दिनों तक खाने में कभी नमक ज्यादा होता, कभी सब्जी जली हुई होती। एक दिन तो हद हो गई, खाने में एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी। कमला देवी ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत विक्रम को बुलाया और कहा, बेटा, देख क्या डाला है इसने खाने में। विक्रम ने बिना देखे कहा, माँ, अब आप बहू पर शक करना बंद कर दीजिए। हर चीज में गलती निकालना अच्छी बात नहीं। कमला देवी का दिल टूट गया। अगले ही दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी, दस्त और बुखार। डॉक्टर ने बताया कि खाने में बैक्टीरिया था। जब कमला देवी को दवाई दी जा रही थी, तभी राधिका मोबाइल पर हंसती हुई किसी से बात कर रही थी। हाँ हाँ, वो अभी जिंदा है, बहुत मजबूत निकली मेरी सासू माँ। कमला देवी ने सुना लेकिन चुप रही। वो जानती थी कि कोई उनका विश्वास नहीं करेगा। एक दिन उन्होंने खुद रसोई में देखा, राधिका दाल में गंदगी मिला रही थी ताकि ये दोनों जल्दी से खत्म हो जाए और मुझे अकेले में आराम मिले। राधिका बुदबुदाई। कमला देवी की चीख निकल गई, राधिका, ये क्या कर रही हो? राधिका ने पलटकर देखा। चुप रहो, वरना विक्रम को ऐसा उल्टा पुल्टा समझाऊंगी कि वो तुम्हें वृद्ध आश्रम भेज देगा। कमला देवी रोती हुई श्यामलाल जी के पास आई। श्यामलाल जी ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। कमला देवी ने पूछा, फिर कहाँ जाएंगे? श्यामलाल जी ने बोला, हमारी नीता है ना, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वही हमें समझे। कमला देवी ने एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, हे भगवान, ये बुढ़ापा ऐसा क्यों होता है। श्यामलाल जी और कमला देवी भारी मन से अपनी बेटी नीता के घर पहुंचे। नीता शादी के बाद शहर में अपने पति अमित के साथ रहती थी। माँ बाप को दरवाजे पर देखकर नीता थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर उसने अंदर बुला लिया। माँ, पापा, आप लोग अचानक, सब ठीक तो है ना? नीता ने पूछा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, अब वहाँ दिल नहीं लगता, सोचा कुछ दिन तेरे पास रह ले। नीता चुप हो गई। उसने अमित की तरफ देखा, जो ड्राइंग रूम में बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। अमित ने अखबार से नजर हटाए बिना ही कहा, ठीक है, जब तक मन करे रहिए, लेकिन हम दोनों वर्किंग हैं, आपको ज्यादा मदद खुद ही करनी पड़ेगी। श्यामलाल जी और कमला देवी ने सहमति में सिर हिलाया। शुरुआती 2 दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन तीसरे दिन से नीता और अमित दोनों का व्यवहार बदलने लगा। कमला देवी की दवाई खत्म हो गई थी। उन्होंने नीता से कहा, बेटी, मेरी शुगर की दवाइयाँ ला देगी क्या? नीता ने जवाब दिया, आज ऑफिस में बहुत काम है माँ, कल ला दूंगी। अगले दिन भी वही बात, दवाई नहीं आई। श्यामलाल जी सुबह सुबह अखबार लाने गए तो अमित ने ताना मार दिया, बाबूजी, थोड़ा सब्जी भी ले आइएगा, आज मनीषा आ रही है खाने पर। कमला देवी रसोई में झाड़ू लगा रही थी और नीता मोबाइल पर बात कर रही थी। हाँ यार, बूढ़े माँ बाप रहने आए हैं, सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। श्यामलाल जी ने सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद थकान की वजह से नीता चिढ़ गई है, लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक दिन खाने की टेबल पर अमित ने कहा, नीता, अब इन्हें समझाओ, ये हर वक्त घर पर होते हैं, बिजली पानी का बिल बढ़ रहा है, हमारा भी बजट होता है। कमला देवी का दिल बैठ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी अपनी बेटी इतना कहेगी। अगले दिन अमित ने साफ साफ कह दिया, माफ कीजिए पापा, अब आपको किसी वृद्ध आश्रम का इंतजाम करना पड़ेगा।
हमारी लाइफ बहुत बिजी है। नीता चुप थी। उसने एक बार भी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कहा। उस रात कमला देवी चुपचाप रोती रही। श्यामलाल जी ने धीरे से उनका हाथ थामा और कहा, हमने जिन बच्चों को अपना सब कुछ दे दिया, आज वही हमें बोझ समझते हैं। कमला देवी ने कहा, अब क्या करें? श्यामलाल जी बोले, अब हम किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे। हमें अब अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। अगली सुबह श्यामलाल जी और कमला देवी ने बिना किसी को कुछ बताए नीता के घर से निकलने का फैसला लिया। उन्होंने अपने कपड़े एक झोले में रखे और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। कमला देवी ने जाते जाते एक बार नीता को देखा, जो फोन पर बिजनेस मीटिंग में व्यस्त थी। आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द नहीं। वे दोनों एक पार्क की बेंच पर बैठ गए। दिन भर वहीं बैठे रहे। शाम होते होते भूख लगने लगी। पास ही एक गुरुद्वारे में लंगर चल रहा था। वहां जाकर खाना खाया और कुछ देर वहीं आराम किया। श्यामलाल जी बोले, कमला, अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चलो कोई छोटा मोटा काम शुरू करते हैं। जो भी हो, आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। दोनों ने पास के एक झुग्गी बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरे की हालत खस्ता थी। दीवारों पर सीलन, छत टपकती हुई, लेकिन दोनों के चेहरे पर उम्मीद थी। कमला देवी को अचार बनाना आता था। उन्होंने थोड़े पैसे से नींबू और मसाले खरीदे और घर पर अचार बनाना शुरू किया। श्यामलाल जी पास की दुकान पर जाकर बोले, भैया, घर का बना हुआ शुद्ध अचार है, रख लोगे क्या? दुकानदार ने दया भाव से 2 बोतलें ले ली। अगले ही हफ्ते उन्होंने और अचार मंगवाया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। श्यामलाल जी ने पुरानी चीजें जोड़ जोड़ कर एक छोटी सी रेडीमेड स्टॉल बनवाई, जहां घर का बना अचार, पापड़, बड़ी और कुछ देसी नमकीन बेचने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। आसपास की कॉलोनियों से औरतें अचार लेने आने लगी। एक ग्राहक ने कहा, काकी, आपका नींबू का अचार तो याद दिला देता है मेरी माँ के हाथ का स्वाद। कमला देवी की आंखें नम हो गई, लेकिन दिल को सुकून मिला। अब उन्हें किसी की सहानुभूति नहीं, अपना आत्मसम्मान चाहिए था। थोड़ी थोड़ी आमदनी होने लगी। बिजली का बिल भरना, किराया देना, दाल सब्जी लाना, सब खुद से करने लगे। कमला देवी और श्यामलाल जी की जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे। अब वे किसी पर बोझ नहीं थे, बल्कि खुद अपने सहारे खड़े थे। कुछ महीने बीत चुके थे। श्यामलाल जी और कमला देवी की दुकान अब इलाके में मशहूर हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी कहते, दादी के अचार सबसे टेस्टी हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून और आत्मसम्मान की चमक थी। एक दिन अचानक दुकान पर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरे रेखा और विक्रम, उनका बेटा और बहू। रेखा की आंखों में दिखावटी पश्चाताप था। माँ, पापा, आप हमें माफ कर दीजिए। आपके बिना घर सुना हो गया है। कमला देवी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ इतना कहा, किस लिए आए हो? विक्रम बोला, घर की रजिस्ट्री आपके नाम है, सोचा आपसे मिलकर बात कर लें। विक्रम कह रहा था कि आपका साइन जरूरी है। श्यामलाल जी समझ गए कि असली मकसद क्या है। उन्होंने 2 शब्द कहा, अब ये दुकान ही हमारा घर है, और रही प्रॉपर्टी की बात, तो वो भी अब हम किसी को नहीं देने वाले। रेखा नाराज होकर बोली, पापा, आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? श्यामलाल जी शांति से बोले, अपने ही बेटे से, जो हमें खाने में कॉकरोच खिलाता था। विक्रम गुस्से में लाल हो गया, देख लेना, आपको कोर्ट तक खींच लाएंगे हम। श्यामलाल जी बोले, हम भी देख लेंगे बेटा, अब हर मोड़ पर खड़े होने का हुनर आ गया है हमें। कुछ ही दिनों में नीता और अमित भी आए। बोले, माँ, पापा, हमें भी थोड़ा हिस्सा चाहिए, आखिर बेटी भी तो हकदार होती है। कमला देवी ने नीता की तरफ देखा और कहा, हक प्यार से मिलता है, मजबूरी से नहीं। कुछ ही दिनों में विक्रम, रेखा, नीता और अमित चारों ने मिलकर कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन श्यामलाल जी और कमला देवी ने भी वकील किया। कोर्ट में जब सबूत रखे गए, बेटे की अवहेलना, बहू की बदसलूकी, नीता के घर से निकाले जाने की कहानी, तो जज ने फैसला सुनाया, इस संपत्ति पर सिर्फ उन 2 लोगों का हक बनता है जिन्होंने इसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया। बेटा, बहू और बेटी दामाद ने अपने कर्तव्य नहीं निभाए, इसलिए वे अधिकार के भी हकदार नहीं हैं। अदालत ने पूरी संपत्ति श्यामलाल जी और कमला देवी के नाम कर दी। कोर्ट से बाहर निकलते समय कमला देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ईश्वर,
हर किसी को इतना साहस दे कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो सके। श्यामलाल जी ने धीरे से कहा, अब जीवन की असली इज्जत लौट आई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद विक्रम, रेखा, नीता और अमित को बड़ा झटका लगा। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने स्वार्थ में किन रिश्तों को खो दिया है। एक दिन रेखा अपने बेटे को लेकर कमला देवी की दुकान पर आई। माँ जी, माफ कर दीजिए, इस बच्चे को आपके प्यार की जरूरत है। कमला देवी ने बच्चे को गोद में लिया, प्यार से माथा चूमा, लेकिन फिर धीरे से वापस दे दिया। बेटा, बच्चों को कभी दोष नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जब बड़े अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। विक्रम भी कुछ दिन बाद आया, आंखें नम थी। पापा, गलती हो गई, वापस चलिए, सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। श्यामलाल जी ने उसे देखा जैसे बरसों बाद अपने ही बेटे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फिर बोले, जो रिश्ते जहर दे चुके हों उन्हें फिर से खाने की हिम्मत अब नहीं बची। नीता और अमित भी आए, लेकिन अब माँ पापा ने एक दूरी बना ली थी। प्यार था, लेकिन उस पर अब शर्त नहीं थी। कमला देवी और श्यामलाल जी ने अपना जीवन सादा लेकिन आत्मसम्मान से जीने का निश्चय किया। वे हर उस बुजुर्ग के लिए मिसाल बन गए जो अपनों से ठुकरा कर भी फिर से खड़ा होना चाहते थे। उन्होंने पुराने कागजात जलाकर राख कर दिए। अब कोई संपत्ति नहीं थी, कोई दावा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी दुनिया जिसमें दो दिल थे और ढेर सारी सच्चाई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, कमला देवी ने पूछा, श्यामलाल जी, क्या अब भी तुम्हें हमारे अधूरे रिश्ते का अफसोस है? श्यामलाल जी मुस्कुराए, नहीं कमला, अब हमारे रिश्ते खुद से पूरे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए। आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस विषय में कहानी बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।